कण जब ए से ए डैश तक ऊपर जाएगा तो ए से ए डैश तक की गति का समय निकालते हैं अपन। देखिए कण ओ से लेकर के ए तक स्वाभाविक लंबाई एल में है, डोरी जो है उसकी स्वाभाविक लंबाई एल है, तो ओ से ए तक डोरी ढीली है यानी अपनी साम्यावस्था में है। ए के बाद में जब कण को ए बिंदु पर बांध दिया जाता है, कण बी बिंदु तक आ जाता है और यहाँ पर आकर रुक जाता है लटक करके, ये उसका स्थितिक विस्तार कहलाता है ए से बी, जो कि बी है। और उसके बाद में कण को सी बिंदु तक खींचा हमने, उसके बाद छोड़ा है, तो जहाँ ये सी बिंदु की जो दूरी है वो स्मॉल सी है और ये स्मॉल सी जो बी सी दूरी है वह है बी ए या ए बी दूरी जो स्मॉल बी थी उससे ज़्यादा होगी। ये देखिए ज़्यादा बनाई अपने चित्र में, तो निश्चित रूप से जब कण को हम यहाँ छोड़ेंगे यहाँ से, तो ये कण का बल केंद्र रहेगा, तनाव बल की अधीन जो गति होगी उसका बल केंद्र है, और ये दूरी जो है इस बी दूरी से ज़्यादा है, अतः कण इतनी ही दूरी आयाम सी रहेगा तो इतनी ही दूरी तक ऊपर जाएगा तनाव बल के अधीन। जब ऊपर जाएगा तो ए से तक आते आते वापस डोरी ढीली हो जाएगी और डोरी ढीली होने पर यहाँ पर तनाव बल शून्य हो जाएगा। और अब जब तनाव बल शून्य हो जाएगा तो यहाँ के बाद में ऊपर जो कण की गति है वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र गति होगी। मान लीजिए कण ए से लेकर के ए डैश पर जा करके रुक जाता है, यहाँ आते आते इसका वेग 0 हो जाता है क्योंकि एम जी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, और कण किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसका वेग धीरे धीरे शून्य हो जाएगा। और ए डैश पर पहुँचते पहुँचते मान लीजिए इसका वेग शून्य हो गया, तो कण का ए से ए डैश तक की डी से, ये जो सी बिंदु है, सी से ए डैश, सी से ए डैश तक की गति का समय पूरा निकालेंगे तो ये पूरे एक दोलन का आएगा। परंतु एक बार हम ए से ए डैश तक जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो गति है उसी का समय निकालने की कोशिश करते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति है तो न्यूटन के जो समीकरण v बराबर u प्लस एफ टी होता है, उससे एफ की जगह g लग रहा है, कण ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस g ले लिया हमने। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, देखिए ए पर प्रारंभिक वेग तो v a है और ए डैश पर पहुंचेगा तो अंतिम वेग है वो, और यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएगा दोनों वेग हमारे पास दे रखे हैं और एम जी की जगह हमारे जो माइनस जी लग रहा है वो लिख लिया। मान लीजिए ए से ए डैश तक का समय t1 है तो v बराबर u प्लस एफ t1 से v अंतिम वेग 0 और ये प्रारंभिक वेग जो कि va है ए बिंदु पर वेग, और ये माइनस का g, तो अर्ण माइनस का g हो गया और t की जगह t1, इसलिए t1 बराबर va अपॉन जी 1 अपॉन जी इंटू रूट, हमने इसका मान पुट कर दिया v का जो हमने ऊपर निकाला था, इस प्रकार से हमने t1 का मान निकाल लिया। अब देखिए हम सी से लेकर के जब कण ए बिंदु पर पहुंचता है तो उसकी गति तनाव बल के अधीन रहती है और उस गति का समय और निकालेंगे तो सी से ए तक का समय आ जाएगा और फिर ए से ए डैश तक का समय आ जाएगा, पूरा हम जोड़ देंगे और वहाँ से ए डैश से जब कण का वेग शून्य हो जाएगा तो वापस गिरना प्रारंभ हो जाएगा और उसी पर आते आते वेग 0 हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा उसका जो संपूर्ण एक दोलन है वह सी से ए डैश तक रहेगा और ए डैश से सी तक ये मिला करके संपूर्ण एक दोलन होगा। तो इस गति के अंदर सी से ए तक तनाव बल के अधीन और ए से ए डैश तक गुरुत्वाकर्षण के अधीन दोनों का समय जोड़ देंगे तो पूरे एक दोलन का समय आ जाएगा। जब यहाँ निकालते हैं आगे देखिए, सी से ए तक का लिया गया समय ज्ञात करना। वापस हमने सरल आवर्तगति का समीकरण लिखा, इसका x डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, इसको वी डी वी पॉइंट डी एक्स लिखेंगे, डी एक्स इधर आ जाएगा और इस प्रकार से ये हो जाएगा वी डी वी बराबर इंटीग्रेशन माइनस म्यू एक्स डी एक्स, माइनस नेगेटिव साइन, उधर से सरल अवतगति का समीकरण लिखा है तो उसकी वजह से माइनस जो है एक्स के घटने के कारण से होता है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो v का वी स्क्वायर बाई टू, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, परंतु प्रारंभ में सी बिंदु पर ये जो x है इसका मान c है और वेग यहाँ पर 0 है, इसलिए हम वेग की और इन दोनों की सीमाएं लगा देते हैं। देखिए c1 बराबर कितना आएगा, इसमें रखा हमने वेग बराबर 0 रख दिया, x बराबर c रख दिया तो c1 का मान आ गया म्यू सी स्क्वायर बाई टू और इसका मान वापस रख दिया, म्यू को कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया म्यू इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इसको डी एक्स अपॉन डी टी लिख दूँ मैं, होल स्क्वायर है उधर चला जाएगा, उधर रूट लग जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी आएगा, डी टी दूसरी साइड में लेके डी एक्स इधर रख लिया और एक्स के यहाँ जो रूट वाली टर्म उसका हमने डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार से इसको सरल करेंगे तो आएगा डी एक्स अपॉन रूट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट म्यू इंटू डी टी। फिर वही नेगेटिव साइन लेंगे हम क्योंकि एक्स घट रहा है इसलिए माइनस का निशान। अब एक्स की लिमिट भी लगाएंगे और टाइम की लिमिट भी लगाएंगे। मान लिया सी से ए तक पहुँचने का जो समय है वह t1 है तो t1 हमने ऊपर ले लिया इसलिए 0 से t2, इसका यहाँ से यहाँ तक का समय t2 मान लेते हैं तो टाइम की लिमिट हो गई 0 से t2
और x की लिमिट हो गई c पर c है और ये b पर इधर b दूरी है, लेकिन चूंकि ये विपरीत दिशा है इसलिए माइनस b, तो dx अपॉन रूट दिस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट आ गई c से माइनस b और माइनस का निशान x के घटने के कारण से रूट में 0 से t2 dt। इसका इंटीग्रेशन किया तो हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन सी, लिमिट हमने लगा दी, इसका इंटीग्रेशन किया तो हो गया t और t में लिमिट पुट की तो हो गया t2। देयरफॉर t2 इक्वल टू इस रूट 2, इसका भाग लगा दिया, माइनस भी उधर चला गया, इसमें जब माइनस भी रखेंगे साइन इनवर्स माइनस बी अपॉन सी, और जब एक रखेंगे तो साइन इनवर्स सी रखेंगे तो एक सी कट जाएगा, साइन इनवर्स एक आएगा जिसका मान हम π/2 रखेंगे। देखिए माइनस यहाँ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स होता है, तो इसलिए वो माइनस बाहर निकलेगा, पूरे का माइनस बाहर निकल के प्लस हो जाएगा 1/√μ और ब्रैकेट में आ जाएगा इसका π/2 और ये साइन इनवर्स b/c एंड दिस इज इक्वल टू √μ का मान रख दिया हमने पीछे से जो हमने पढ़ा है √ml/λ और ये ब्रैकेट में आ गया π/2 प्लस साइन इनवर्स b/c, लेमडा का फिर से मान रख दिया तो √b/g और ब्रैकेट में आ गया π/2 प्लस साइन इनवर्स b/c। कण की गति के एक संपूर्ण दोलन का समय हो जाएगा, दोनों समय उनको जोड़ देंगे, डबल कर देंगे, डबल इसलिए कि ये एक बार सी से a' तक जाएगा तो a' से वापस c तक आएगा, इसलिए डबल 2 × t1 प्लस t2 बराबर 2 × t1 का मान रख दिया प्लस t2 का मान रख दिया और ये उसके संपूर्ण एक दोलन का समय आ गया। तो कण जब c बिंदु से चलेगा और c बिंदु तक हमने जब उसको खींचा है तो ये bc का मान यदि इस स्मॉल b जो स्थैतिक विस्तार इससे ज़्यादा हो जाएगा तो कण a बिंदु से ऊपर निकल जाएगा और a बिंदु पर आते डोरी ढीली हो जाएगी, इसलिए जैसे इसके ऊपर जाएगा कण की गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो जाएगी। इस प्रकार से जब इसका मान ज़्यादा होता है c इज ग्रेटर देन b होता है तो गुरुत्वाकर्षण के अधीन भी गति होती है और c का मान जब b से लेस देन होता है तो केवल तनाव बल के अधीन गति होती है। थैंक यू।